Hello everyone, welcome back to Study Center Need Supreme। तो आफ्टर अ वेटेड टाइम हम आ चुके हैं वापस विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे एक तरीके से पूरी बायोलॉजी के लिए होगा। जो वीडियो होगी वो है ये वीडियो जिसमें हम कवर करने वाले हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11th क्लास, वो भी बायोलॉजी, जिसमें हम ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर। सो हमने ये चैप्टर एक्चुअली मतलब कर रखा है, हमने आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मतलब पूरा चैप्टर देख सकते हो। इट इज़ अराउंड इन 2 or 3 parts, but in this video we will try to cover the whole unit 1, which is actually diversity in living organisms, right? सो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एक्चुअली। सो यहाँ पे आप जानते हैं 4 चैप्टर्स हैं हमारे टोटल। द फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पे हम ये बेसिकली जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, किस बेसिस पे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंडली आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑन डिफरेंट बेसिस, और आप उससे डिफरेंट तरीके से जानते हैं। नोमेनक्लेचर जो है आपका, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स वगैरह सारी आप टर्म्स जानेंगे। देन वी हैव द सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में यानी कि क्लासिफाई कैसे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, जो कि हम रूल्स भी स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिक जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन के डिफरेंट जो आपके टेक्सा होते हैं उनके बारे में और किस बेसिस पे इनको अरेंज किया जाता है। देन वी हैव द प्लांट किंगडम, जिनके अंदर हम देखेंगे कि जो प्लांट्स है उसको किस तरीके से एक किंगडम यानी कि प्लांट किंगडम या फिर किंगडम प्लांटेई में ग्रुप किया गया है। सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट है, फ्रॉम सिंगल सेलुलर टू मल्टी सेलुलर, किस बेसिस पे उनको एक कैटेगरी में रखा गया है, एंड देन किस किस कैटेगरी में उनको सब डिवाइड किया गया है। देन वी हैव द एनिमल किंगडम। सिमिलरली प्लांट्स की तरह एनिमल का हम देखेंगे कि एनिमल कितने टाइप्स के होते हैं एंड कौन सी बेसिस पे उन्हें एनिमल किंगडम में यानी किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है और उन्हें फर्दर सब ग्रुप्स में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले इफ़ यू वांट टू एंजॉय द फुल सेशन, आप वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक देखेंगे टू नो द ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उनको कवर करने के लिए ऑफ यूनिट 1 स्पेशली हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये आपका चैनल है जिसपे हम पूरी बायोलॉजी को कवर करते हैं, एज यू नो, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोस। पूरी जितने भी हमारी यूनिट्स हैं फ्रॉम क्लास 11 to 12 हम कवर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि कोई भी जो यूनिट होती है उसके स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट का नाम दिया होता है अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे, दे आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, एज यू नो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग, जो मेन क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऊपर इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली बताया जाता है कि बायोलॉजी में आगे पढ़ने के वाले हैं और बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बट बेसिक जो इस चैप्टर में दिया गया है दैट इज व्हाट इज लिविंग। और डिफरेंट जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, यानी ग्रोथ जो है क्या ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या ऐसा हो सकता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करे, और क्या ऐसा हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। तो ऐसा तो नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, चाहे तो वो थोड़े से पीरियड के लिए हो या फुल लाइफ स्पैन के लिए हो, लेकिन ग्रो जरूर करेगा। लेकिन कई केसेस में हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी डिवाइड करते हैं, मतलब थोड़ा अजीब केस होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आप सैंड माउंट्स के देखिए या फिर बोल्डर्स यानी कि मिट्टी के ढेर वगैरह हों, रेत का टीला जिसे कहते हैं, उन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है ग्रोथ होती है। यानी कि आप कुछ समय पहले देखेंगे वो मिट्टी का टीला छोटा सा था, बाद में उस पर मिट्टी की कवर लगते लगते रेत चढ़ते चढ़ते वो धीरे धीरे बड़ा भी हो जाता है और कई बार हवा छोटा भी हो जाता है टूट के। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी ग्रोथ और डिस्ट्रक्शन या फिर ग्रोथ और जो डेथ होती है वो कुछ केसेस में हम देखते हैं जहाँ पे वो बड़े और छोटे होते हैं। बट वो जो ग्रोथ है वो होती है एक्यूमुलेशन ऑफ मास ऑन आउटर सरफेस, यानी उनके ऊपर कोई मास यानी कोई दूसरी चीज उनके ऊपर कवर हो गई है, इसलिए उनका ग्रोथ होता है, उनका साइज का ग्रोथ होता है, राइट? तो लेकिन हम फिर भी यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रो कर रही हैं। सो हम इसको एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देन वी हैव रिप्रोडक्शन, लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात की गई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ना करें? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा खोज करें तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं।
हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अगर इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, यानी कि हॉर्स और डंकी का जो हाइब्रिड होता है, जैसे कि आपका म्यूल होता है, एंड देन आपका जो लायन एंड टाइगर का हाइब्रिड है उसको आप देख लेंगे, तो वहाँ पे भी जो है स्टेराइल यानी कि नॉन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो आगे जाके रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, बट दे आर स्टिल कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो बीज होती हैं, जो हनी बीज है आपकी, उनमें जब आप आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, उनमें से जो फीमेल बीज होती है वो दो कैटेगरीज की होती है, या तो वर्कर बीज होती है या फिर वो क्वीन बी होती है। तो जो वर्कर बी होती है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती, जबकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेफिनेटली वो बहुत सारे काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं, पोलिनेशन का काम करते हैं, नेक्टर लाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते। वहीं आप अगर नॉन लिविंग थिंग्स को देखें तो वो टूट के दो हो जाते हैं। सो मतलब एक पत्थर है, वो कहीं से लुढ़का गिर के टूट के दो हो गया, सो वी कैन से कि रिप्रोड्यूस हो, इसने रिप्रोडक्शन किया है, ये एक से दो हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया भी ऐसे रिप्रोड्यूस करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू टूट गया, दो बन गया। सो इस रिप्रोडक्शन जो फीचर है इसको भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा तो ही, या फिर रिप्रोड्यूस करेगा तो ही वो लिविंग है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। सो दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए। देन वी हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम एक डिफाइनिंग फीचर डेफिनेटली मान सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन ही ऐसी है कि वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है, क्योंकि जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसका डेफिनेशन यही है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन वेदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है, चाहे वो किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हो रही हैं या फिर किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हो रही हैं, उसे डिवाइड करने के लिए हो रही हैं, वो सारी की सारी रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में आती हैं, जो कि एक सीरीज में चलती हैं और फाइनल कुछ प्रोडक्ट देती हैं। जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स में भी कुछ रिएक्शंस हो रही होती हैं। ऑक्सीडेशन तो है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो कि हमेशा ही होती रहती है, हर चीज़ की होती है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की हमने क्या डेफिनेशन अभी पढ़ी, ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक कंस्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म, राइट। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, राइट। तो इस तरीके से जो मेटाबॉलिज्म है वो डेफिनेटली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है कि ये जो आपके रिएक्शंस हैं जो कि बॉडी में हो रहा है, जैसे कि अब नॉर्मली अगर ले तो हम जैसे रोटी खा रहे हैं, दैट हैज़ स्टार्च, ग्लूकोज, उसको जो है ब्रेक डाउन करता है बॉडी, एक्चुअली लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बना देता है, बॉडी में डाइजेशन होता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, जिसका आगे जाके रेस्पिरेशन होता है एंड आपको एनर्जी मिलती है। ये जो एंड प्रोडक्ट बना आपका, नॉर्मल जो स्टार्च था उससे वो टूट के लास्ट में ग्लूकोज बना थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन की प्रोसेसेस में जो रिएक्शंस हो रही हैं ये हम बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं। रोटी को आप छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए, पीस के या कूट के जैसे भी है, उसको डिजोल्व कर लीजिए वाटर में, एंड आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो तो आप बाहर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इन एंजाइम्स की तरह ही वर्क करते हैं। इस तरीके से वो टूट जाएंगे, हीट कर दीजिए, वो फाइनली ग्लूकोज में टूट जाएगा। वो भी एक प्रोसेस है जो कि एकदम वर्क कर रहा है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म जैसा ही, तो उनको हम लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। अगर आप ध्यान दें तो हियर वी हैव, यहाँ पे लिखा हुआ है, हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म हो रहा हो या फिर लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म ना हो रहा हो। मेटाबॉलिज्म तभी रुकेगी जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए, मेटाबॉलिज्म तभी रुकेगी जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए, राइट। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टेस्ट ट्यूब में भी मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो किया जा सकता है, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। डेफिनेटली वो लिविंग रिएक्शंस हैं, ऐसी रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही थी। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यहाँ पे पूरी टॉपिक में आपको जो मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि हम आज की वीडियो में स्पेसिफिकली कवर कर रहे हैं, दैट इज आपको ध्यान ये रखना है कि क्यों कोई फीचर डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, राइट। तो रिप्रोडक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर भी ऊपर से मास का एक्यूमुलेशन होने की वजह से ग्रोथ हो सकती है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमेशा ग्रो करते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। बट मेटाबॉलिज्म श्योरली। देन वी फाइनली रीच टू कॉन्शियसनेस, या फिर कॉन्शियसनेस को ही दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट।
यानी कि उनके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उनके एनवायरनमेंट उनसे कैसे रिएक्ट या फिर कह सकते हैं इंटरेक्ट कर रहा है, उसके प्रति यानी उसके लिए जो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी थिंग है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर वो रिएक्ट कर रहा है, कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो लिविंग है। वहीं किसी भी जो थिंग है उसका एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम मेल्टिंग बॉइलिंग की बात नहीं कर रहे। डेफिनेटली अगर आप हीट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे तब तो कोई भी चीज़ मेल्ट हो जाएगी या बर्न हो जाएगी, बट दैट इज़ नॉट उसका रिएक्शन नहीं है, वो उसका अकरेंस है वो, राइट। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, अब आप एक बैक्टीरिया को भी ले लीजिए, अगर उसके एनवायरनमेंट का पीएच आप बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में जो लिपिड्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, वो डीजेनरेट होने लग जाएंगे, जो प्रोटीन्स है उनका स्ट्रक्चर खराब होने लग जाएगा, एंड फाइनली द बैक्टीरिया विल डाई। और वहीं आप बड़े ऑर्गेनिज्म से ले लीजिए, जैसे मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनका ही ले लीजिए। अगर हमें ज़्यादा हीट फील होता है तो हम स्वेटिंग करने लग जाते हैं, ज़्यादा कोल्ड लगता है, ठंड लगती है तो हमारी बॉडी शिवर करने लग जाती है, हम कांपने लग जाते हैं। एक्चुअली कांपते हैं इसलिए क्योंकि कांपने से बॉडी हीट जनरेट करती है और उस हीट से हम वापस अपनी बॉडी को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे रखेंगे, क्योंकि बॉडी तो हमेशा 37 डिग्री पे ही रहना चाहती है, राइट। तो यहाँ एक और बात, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यू आर इंजॉइंग द वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे थंब का आप देख रहे होंगे लाइक का बटन है, उसे दबाना ना भूलें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे, राइट। तो हमने कॉन्शियसनेस को कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये जाना कि जो 5 कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए थे इनमें से सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जिन्हें हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो होगी और ज़रूर होगी, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देन वी सी हियर, यहाँ पे दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या जो डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट देयर आर सो मेनी स्पीशीज इन द वर्ल्ड। आप जान के यहाँ पे लिखा हुआ है 1.7 to 1.8 मिलियन। यहाँ पे इस डेटा को आप याद रखेंगे, इस रेंज में यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑर्गेनिजम्स हैं। हाउएवर आज के टाइम में दिस इज नियरली 4 to 5 मिलियन, इतना ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, क्योंकि आप समझिए कि लगभग डेली कई हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज खोजी जाती हैं, उनको नोमेनक्लेचर होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। सो लेकिन आप यही डाटा याद रखेंगे अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन द वर्ल्ड, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सो दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन। नीट में आप यही लगाएंगे। दिस इज रेफर टू एट द बायोडाइवर्सिटी, एंड डिफरेंट जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इस पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में, उन सबको मिला के बनती है आपकी एक बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है as stated earlier there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area but there are local names, यानी कि हम ये जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है। हमने ऊपर ही देखा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, और मान लेते हैं कि हम स्पीशीज को ध्यान में नहीं भी रखते, वी गो फॉर द जेनरा। अगर आपने एक बार ये टॉपिक पढ़ रखा है तो यू नो कि क्या होता है जेनरा। सो अगर हम जेनरा को भी देखें, अगर हम देखते हैं डॉग, कैट, इस तरीके से ना जाने कितने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो अगर हर एक को हम अपने लोकल जितने हमारे एरिया में रहते हैं, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्टेट में, इवन इन आवर कंट्री, हम सब ऑर्गेनिजम्स को नहीं जानते, लेकिन जितने को जानते हैं आप सोच सकते हैं कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनको हम जानते हैं उनकी लोकल नेम से, राइट। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये हम हिंदी में जानते हैं। वी हैव काउ, बफेलो, द डॉग, कैट, ये सब तो मतलब एक वो कॉमन नेम है जो कि हम हिंदी, इंग्लिश, किसी एक लैंग्वेज में जान रहे हैं। बट व्हाट इफ़ हमें किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे देश में उसके बारे में कम्युनिकेट करना हो। कोई, अगर आप मान लीजिए फ्यूचर में एक डॉक्टर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, और आपको एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी है जो कि अभी अभी पाया गया है या फिर आपने उसकी डिस्कवरी की है, और उसको आपने एक अपना लोकल नेम दे दिया, क्या आपको लगता है कि कोई चाइना का, अमेरिका का साइंटिस्ट, कोरिया का, रशिया का साइंटिस्ट भी आपका वही लोकल नेम मान लेगा? लाइक दे डेफिनेटली कॉल द डॉग कुत्ता, राइट। तो वो लोकल नेम डेफिनेटली नहीं माना जाएगा। कुछ स्पेसिफिक रूल्स रखने होंगे हमें कि हर एक ऑर्गेनिज्म को इसी रूल के हिसाब से, चाहे वो कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी फाइंडर हो इन द होल वर्ल्ड, जो भी नया नाम रखा जाएगा वो उसी के हिसाब से रखा जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी भी नए ऑर्गेनिजम्स को नाम देना नोमेनक्लेचर कहलाता है, वाया सम स्पेसिफिक रूल्स। आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे हैं कुछ रूल्स। यहाँ पे हमारे 4 रूल्स लिखे हुए हैं। दीज आर द बेसिक रूल जिनको आपको मानना ही पड़ता है अगर आप किसी नए ऑर्गेनिज्म को नेम देते हो।
राइट ये 4 रूल्स आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर एटलीस्ट, राइट. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, रिटन इन इटैलिक्स. इटैलिक्स आपको पता है वो कर्वी सा उसका स्टाइल होता है. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि चाहे वो किसी भी कंट्री में वो नेम दिया गया हो, लेकिन हमेशा वो नाम जो है वो लैटिन जो लैंग्वेज है उसी से लिया जाएगा. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनरा होता है, सेकंड जो है वो स्पीशीज होता है उस ऑर्गेनिज्म का. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, यानी हमें पता लगे कि ये कोई नॉर्मल मतलब वैसे तो हम इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि वर्ड्स तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन हमें पता लगे कि ये लैटिन वर्ड है इसलिए हम उसे इटैलिक्स में लिखते हैं. अब हर जो इंसान है उसको इटैलिक्स जो स्टाइल है उसमें तो लिखना नहीं आएगा, तो इसलिए क्या किया जाता है उसे सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, जेनेरा को और जो आपका स्पीशीज है उसको. The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. ये बहुत जनरल रूल है, वैसे तो फर्स्ट वर्ड ही हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है एंड देन जितने भी वर्ड होते हैं वो स्मॉल से स्टार्ट होते हैं. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल Mangifera indica, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम. ये तो आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, एटलीस्ट आपको पता होगा वैसे तो. और लिनियस थे जिन्हें इसका खोज किया था तो इसलिए इसे लिन भी कहा जाता है, Mangifera indica लिन. देन वी मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक रूल्स के बेसिस पे आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है. हम सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और जो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं उनके बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है. टेक्सा डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इतना इलेबोरेट आपको कोई नहीं करने के लिए कहेगा टेक्सा को, बट टेक्सा की बेसिक डेफिनेशन इज कि क्लासिफिकेशन के किसी भी लेवल को हम टेक्सा बोल सकते हैं, किसी भी लेवल को. एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज. इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. वी हैव द टेक्सोनॉमिक. ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, सिस्टमेटिक्स के बारे में बताया गया है जिनके बारे में ज़्यादा आपको नीट में पूछा नहीं जाता है. हाउएवर बस सिस्टमेटिक्स को आप इतना याद रखें कि दिस इज द एक्चुअली दिस इज द मेजर you can say branch of biology which deals with the classification, identification and nomenclature of organisms. Then we are finally reached to taxonomic categories, यानी कि किस जो taxonomic categories है उन्हें डिवाइड किया जाता है. इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि organisms को categories में ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो वो ग्रुप्स हैं कौन से, कौन सी कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया जाता है organisms को, वो हम जानने वाले हैं. हायरार्की कहते हैं. हायरार्की आपको पता होना चाहिए, लोअर टू हायर. जब हम किसी organisms को जब हम किसी ग्रुप को या फिर जब हम किसी भी चीज़ को लोअर टू हायर या हायर टू लोअर के ऑर्डर में एक सीरीज में अरेंज करते हैं उसे कहते हैं हायरार्की. ये गवर्नमेंट की हायरार्की हो सकती है, जैसे कि MLA MP हो गए, उसके बाद CM हो गए, देन PM हो गए. इस तरीके से जो है हायरार्की उसको कहते हैं एक सीरीज को. तो यहाँ पे आप सीरीज कौन सी है आपकी क्लासिफिकेशन की, सो इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. ये हायरार्की आपकी बेसिकली है क्या, आपकी फिगर 1.1 यहाँ पे हायरार्की दी गई है पूरी की पूरी. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम. स्पीशीज बेसिक यूनिट, बेसिक उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नीचे लाई करती हो, सो स्पीशीज. और बेसिक आपकी NCERT भी है. किसी भी आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है नीट का उसके लिए जो बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका NCERT ही है. और शायद बायोलॉजी में इससे ऊपर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े भी ना, राइट. तो हम यहाँ पे देखते हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम, इन सबकी डेफिनेशन दी हुई हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. बट दीज आर सीरियसली नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जाम. वहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं आती है. डेफिनेटली आपको पता है तो वहाँ पे MCQs आते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेशंस तो आ नहीं सकती हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सब टीचर्स से कि वो एग्जांपल्स याद रखेंगे. फेलिडी, कैनिडे, कार्निवोरा वगैरह जो आपके डिफरेंट ऑर्डर और फैमिलीज दी हुई हैं उनको याद रखें. हाउएवर दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. आप कहीं भी प्रीवियस ईयर खोल के देखिए, इट इज़ नॉट आस्क्ड कि ये ऑर्गेनिज्म जो है किस फैमिली में आता है डायरेक्ट, एक्सेप्ट टेबल 1.1 मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट. इन चारों के अलावा कभी किसी और ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है. इनके बारे में आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि जो मैन है उसका ऑर्डर क्या है, आपसे डायरेक्टली प्राइमेटा बोलना है आपको. वीट है उसका ऑर्डर क्या है, आपको पोलिस बोलना है. तो ये आपको पता होना चाहिए. देन वी हैव द टेक्सोनॉमिकल एड्स. इनके बारे में भी आपसे कोई डेफिनेशंस नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे MCQ आते हैं. यू हैव टू रिमेंबर MCQ.
जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आपको ऐसा लगना चाहिए कि येस आई एम रीडिंग दिस, कि मुझे इसके बारे में पता हो, मुझे पता हो कि इससे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड है तो वो आपको जो डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए जैसे कि हर्बेरियम, जू, बोटेनिकल गार्डन और म्यूजियम्स, ये आपके जो मेन है वो दिए हुए हैं। साथ में आपके दिए हुए कीज एंड यहाँ पे मोनोलॉग्स एंड कैटलॉग्स भी आपके दिए हुए हैं, मैनुअल्स, राइट। तो इनमें जो है इंपॉर्टेंट आपका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजियम्स और यहाँ पे दिया हुआ है आपका बोटेनिकल गार्डन एंड फर्स्ट इज हर्बेरियम। इन सब में आपको सबसे इंपॉर्टेंट हर्बेरियम है। हर्बेरियम में क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद कर रखनी है, शीट का साइज याद रखेंगे। शीट का साइज आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट आपको साइज आपको ढूंढ के याद रखना है शीट का साइज। एंड देन शीट पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारा आपको याद रखना है। जैसे कि द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरीज अ लेबल प्रोवाइडिंग, उसके ऊपर एक लेबल होता है और पूरे प्लांट को जो है आपको पता होगा कि प्रेस करके उसके ऊपर चिपकाया होता है। तो हर्बेरियम शीट के ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी वो किस दिन मिला था ताकि वो पता लगे कि कितना पुराना है प्लांट। द इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, जो साइंटिफिक नेम है नोमेनक्लेचर के थ्रू जो उसे नेम मिला है वो। लोकल नेम यानी जहाँ पे वो पाया गया है वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, साथ ही इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं क्योंकि इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए। देन वी हैव द फैमिली पता होनी चाहिए उसकी। कलेक्टर्स नेम यानी कि जिसने उस प्लांट को पहली बार देखा था, जिसने उसे वहाँ से पिक किया था जहाँ से वो मिला है, उसका नेम होना चाहिए वहाँ पे। और हर्बेरियम ऑल्सो सर्व अ क्विक रेफरल सिस्टम, यानी कि उसके बारे में क्विक सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। डेफिनेटली इन सारी इन्फॉर्मेशन से आप उनके बारे में जान सकते हैं। फैमिली भी दिया हुआ है, बोटेनिकल नेम दिया हुआ है, तो बोटेनिकल नेम यहाँ पे स्पीशीज जीनस आ गया और फैमिली अलग से लिखा हुआ है, सो यू नो कि ये क्या चीज़ है, राइट। तो इतना काफ़ी है हर्बेरियम में। देन बोटेनिकल गार्डन में सिर्फ आपको ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है आपको एग्जांपल्स। द इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में जो है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है, और बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड का। ये आपको सिर्फ प्लेसेस वाले याद रखने हैं। म्यूजियम में भी आपको बस ये म्यूजियम का वैसे आपको पता होगा कि पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है, चाहे तो वो किसी केमिकल में, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिमेन्स है तो, या फिर उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। लार्ज जो एनिमल्स है उनको यूजुअली स्टफ, यानी कि उनके अंदर जो है नॉन डिकेएबल रेजिन वगैरह जो है भर के उनको रखा जाता है ताकि वो एज इट इज़ देखने में लगे, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स और जो एम्प्टी स्पेस है डेफिनेटली वो तो खराब हो जाएगा, तो उसके अंदर कुछ नॉन डिकेएबल चीज़ें भर के रखते हैं। म्यूजियम है। देन वी हैव द जूलॉजिकल पार्क्स, इनमें भी आपको जो एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके प्लेसेस हैं वो याद रखने हैं। जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इंडिया का है। देन वी हैव द कीज इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स। कीज के अंदर जो है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपकी लीड्स होते हैं। लीड किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन होता है, लाइक एक ऑर्गेनिज्म आपको मिला, मान लीजिए हम पहले से हम जानते हैं कि वो फिश है, बट मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म मिला। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी क्या ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है या फिर ये लैंड पे रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। उसे देख के डेफिनेटली कोई भी बता सकता होगा। अगर ये पता चलता है कि यस वो पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, देन वी मूव ऑन कि क्या वो मूवेबल है या नॉन मूवेबल है। तो ये जो एक क्वेश्चन है दैट इज़ अ लीड, और उसमें जो है हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इस तरीके का है, इस तरीके का है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। इन सारे जो स्टेप्स हैं उनको सबको मिला के बनता है की, और इस की से आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, कोई भी आपको नया ऑर्गेनिज्म मिले एक की लीजिए और उसके लीड्स के थ्रू आप जान सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या फिर अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म है तो उसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। फाइनली वी हैव द फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, जो कुछ बुक्स टाइप होती हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। फ्लोरा जो है वो इंफॉर्मेशन देता है ऑल द प्लांट्स या फिर आप कह सकते हैं ट्रीज जितने भी हैं इन अ स्पेसिफिक एरिया, यानी कि लाइक वो बताएगा कि इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। मैनुअल्स होते हैं, उन मैनुअल्स के अंदर डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स के अंदर जितने भी स्पीशीज पाए जाते हैं इन अ स्मॉलर एरिया, जैसे कि मैंने फ्लोरा में बताया पूरे इंडिया का बता सकता है, बट मैनुअल्स जो हैं बहुत छोटे एरिया के बारे में बताते हैं, वहाँ पे जितने भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मोनोग्राफ्स में जो है वो बताते हैं अलग अलग जो टेक्सा है वो कौन कौन सी पाई जाती है, लाइक कौन कौन सी फैमिलीज हैं इस स्पेसिफिक एरिया में, कौन कौन से ऑर्डर हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं।
कैटलॉग्स जो हैं, कैटलॉग्स जो हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, हाउएवर कैटलॉग्स बहुत बड़े होते हैं और ये किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में लाइक अगर आप डॉग्स की बात करें तो ये कैनिस, जो आपकी कैनिस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है डॉग का। सो जो कैनिस है उसके बारे में पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो सब कुछ सारा का सारा एक्सप्लेनेशन कैटलॉग्स में दिया होता है। बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में कैटलॉग्स में इंफॉर्मेशन होती है, राइट। सो यहाँ तक अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1 टिल हियर। आप कह सकते हैं इट इज़ अ वन शॉट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप, वी हैव कवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. I have skipped some things in this chapter, but I consider them not to be not to be that important. If you consider that important, then you should go for that. That important का मतलब ये है कि that are not in the most important list. वो important है definitely, anything given in the NCERT is important. यहाँ तक कि जो नीचे summary लिखी हुई है ना, ये वो भी बहुत ज़्यादा important है, but हाँ वो चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप लास्ट मिनट तक उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, बट टू गेट फुल मार्क्स डेफिनेटली यू हैव टू रीड एवरीथिंग, बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम सबकी वीडियोज़ बनने वाली हैं। सो आई थिंक वो कल या परसों तक भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता लगे। थैंक यू वेरी मच।